क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है। तो उसी में हम लोग ने देखा था कि केस क्या होता है। तो केस केस किसका होगा? नाउन का होगा। आगे चल के देखेंगे प्रोनाउन का भी केस होता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन ही होता है। ठीक है, तो नाउन के केस से हम क्या समझते हैं? बोले सेंटेंस में नाउन का यूज कहाँ करेंगे? सेंटेंस में। तो सेंटेंस में अकेला नाउन तो रहेगा नहीं, नाउन के अलावा और भी वर्ड्स रहेंगे। तो सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं या संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो नाउन का सेंटेंस के अंदर नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ जिस प्रकार का संबंध बनता है, उस प्रकार का उसका केस कहलाता है। यानी कि केस क्या होता है? बोले नाउन का जो संबंध होता है सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ, नाउन का जो संबंध होता है उसी संबंध को नाउन का केस कहते हैं। केस क्या होता है? केस इज रिलेशन ऑफ द नाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और नाउन जो है सेंटेंस में अधिक से अधिक 3 प्रकार का संबंध बना सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार का? एक तो फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट होने का, दूसरा ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होने का, ठीक है, या फिर किसी दूसरे नाउन पे मालिकाना हक दर्शाता है, यानी कि पोजीशन शो करता है। तो नाउन जब किसी दूसरे वर्ड पे पोजीशन शो करेगा तो उस नाउन का केस क्या माना जाएगा? पॉजेसिव केस। तो नाउन के जो केस होते हैं सिर्फ 3 होते हैं। सब्जेक्टिव कब कहलाएगा? जब फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। ऑब्जेक्टिव कब कहलाएगा? जब ट्रांसिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं ऑब्जेक्टिव रिलेशन में रहेगा। और पजेसिव कब कहलाएगा? जब किसी दूसरे वर्ड पे ऑनरशिप शो करेगा, मालिकाना हक दर्शाएगा। बात यहाँ तक एकदम क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कोई? नो? ठीक है, आइए आगे एक सेंटेंस लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा ही था कि ट्रांसिटिव वर्ब होने के लिए जरूरी है कि वो एक्शन एक्सेप्शन को छोड़ के है इन जनरल। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब होने के लिए जरूरी है कि वर्ब एक्शन शो करे, और एक्शन का जो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो सब्जेक्ट पे ना पड़े बल्कि किसी दूसरे वर्ड पे ट्रांसफर हो। तो ध्यान से देखिए, कुछ मैं वर्ब्स यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो हमेशा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। खैर पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जहाँ पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके हैं, जगदीश इज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे जगदीश एक नाउन है, यहाँ पे टीचर भी एक नाउन है, और जितने भी नाउन है हर नाउन का अपना 3 फीचर होता है, नंबर, जेंडर और केस। तो यहाँ पे जगदीश का नंबर क्या है? सिंगुलर। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। ठीक है, और केस क्या है? बोले ही आपका जो है इज फाइनाइट वर्ब है, और इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? जगदीश है। तो ये जो प्रोनाउन है वर्ब के साथ, सॉरी नाउन जो है वर्ब के साथ सब्जेक्ट होने का रिलेशन बना रहे, इसलिए इसका केस क्या बनेगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इज जो है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब या तो सिर्फ स्टेट बताएगा या बीइंग बताएगा, पर ये क्या है? ब्लर हो गया? सबको ब्लर हो गया क्या भाई? No, sir. No, sir. देखिए, देखिए क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आपके यहाँ इश्यू। ठीक है, No, sir. No. ठीक है, ओके। इधर देखिए, अब ये बताइए यहाँ पे इज जो है बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के बारे में या तो स्टेट बताएगा या बीइंग बताएगा। इस को देख के बताइए कि सब्जेक्ट के बारे में स्टेट बता रहा है कि बीइंग बताया। केवल इस को देख के नहीं बता सकते, हम जब प्रेडिकेट पार्ट में जाएंगे तब पता चलेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के बारे में स्टेट बता रहा है कि बीइंग बता रहा है, होना बता रहा है, दशा बता रहा है? जल्दी बताइए। Hola. बीइंग बता रहा है, होना बता रहा है, Being. बीइंग बता रहा है। तो जगदीश, ध्यान से देखिए, जगदीश अपने आप में क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? जगदीश है, हाँ या ना? तो जगदीश और टीचर दोनों अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है, हाँ या ना? ठीक है, ये बात मैंने क्यों कहा इसको समझिए।
क्योंकि जैसे आपने देखा कि नाउन के 3 फीचर होते हैं, नंबर, जेंडर और केस। तो ये भी एक नाउन है तो नंबर, जेंडर, केस होगा। इस नाउन का भी नंबर क्या है? सिंगुलर। और जेंडर तो टीचर का वैसे कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर जगदीश को रेफर कर रहा है और जगदीश मैस्कुलिन जेंडर का है, इसलिए यहाँ पे भी इसका जेंडर क्या कंसिडर होगा? मैस्कुलिन। ये बात समझ में आ गई? अब टीचर का केस क्या है? ठीक है, देखिए कोई भी नाउन, इधर देखिए जरा, अगर किसी भी नाउन को एपोस्ट्रोफी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी, या किसी भी नाउन को एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस, इस फॉर्म में लिखेंगे तो नाउन क्या कहलाता है? पजेसिव केस में। हाँ या ना? पजेसिव केस। ठीक है, अब समझिए कि नाउन पे अगर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगा होता तो उसका केस पजेसिव होता। तो इस पे तो लगा नहीं तो पजेसिव नहीं है। तो नाउन के 3 ही केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। पजेसिव है नहीं तो बचा क्या? या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको पता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? या तो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, या नहीं तो प्रीपोजिशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सिर्फ इन्हीं दो को चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब को या प्रीपोजिशन को, या कहिए या और कहिए। ठीक है, जब तक सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है तब तक उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आई? एकदम सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? ओके। अब ये बताइए, इस सेंटेंस में जगदीश इज अ टीचर, क्या इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है? जल्दी बताइए। नो सर। क्या इसमें कोई प्रीपोजिशन है? नो सर। ठीक है, तो जब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इक्वल मिला के टीचर जो है ऑब्जेक्ट का जब तक काम नहीं करेगा तब तक इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं माना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। एक बात तो क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें नाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है तो पजेसिव भी नहीं है। तो जब सब्जेक्टिव भी नहीं है, पजेसिव भी नहीं है, तो क्या बचा? 3 ही केस होते हैं ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो जब ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, पजेसिव भी नहीं है, तो क्या बचा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, ये बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। आप सुनिए 2 मिनट। इसका सब्जेक्टिव केस क्यों हो जाता है? क्योंकि सीधे रेफर करता है किसको? सब्जेक्ट को। टीचर कौन है? सब्जेक्ट। तो जगदीश, और जगदीश तो खुद ही सब्जेक्ट है, बताइए। क्लियर है? ओके। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सीधे रेफर करता है किसको? सब्जेक्ट को। इसलिए इस कॉम्प्लीमेंट का, जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, उस कॉम्प्लीमेंट का केस हमेशा क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? तो यहाँ एक आप लोग नोट लिख लीजिए, ठीक है। आशुतोष, लक्ष्य आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक नोट लिखा दे रहे हैं। हिंदी में भी लिख लेना बेटा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ उसके बाद बोल देता हूँ, पर इंग्लिश वाला लिखिए पहले। द केस ऑफ अ complement of a verb, the case of a complement of a verb is always, हमेशा सब्जेक्टिव होता है। यद्यपि वो सब्जेक्ट होता नहीं है। दिस टीचर नाउन is not a subject for this verb, but its case is subjective. ओके, ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोगों को और देता हूँ। हाँ, हिंदी में लिख लीजिए। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का
वर्ब क्या द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट जब नाउन या प्रोनाउन हो, जब नाउन या प्रोनाउन हो, कॉमा, तो उस नाउन या प्रोनाउन का केस हमेशा सब्जेक्टिव ही होगा। तो उस नाउन या प्रोनाउन का केस हमेशा सब्जेक्टिव ही होगा। हो गया? ओके। हाँ देखो, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों का। जैसे आप लोग कहते हैं ना, इट इज मी, बोलते हो कि नहीं? सर इंग्लिश ब्लर मीडियम हो वाले रहा है। बोलते हैं। अरे अभी सही हो जाएगा, नेटवर्क यहाँ पे सही है। देखो भाई, किसको किसको ब्लर हो रहा है? मुझे भी हो गया सर। बहुत सही है। यहाँ पे मैं घर पे हूँ, यहाँ और कोई डिवाइस भी कनेक्टेड नहीं है। पूरा 50 Mbps का यहाँ स्पीड रहता है ना। ये भारत सरकार की एक रेलवे की नेटवर्क है, रेल सेवा नाम से है। रेल वायर, सॉरी रेल वायर, ये रेल वायर का है और यहाँ स्पीड 50 की रहती है लगभग, और यहाँ से कोई डिवाइस नहीं कनेक्टेड है। ये देखिए, सर एकदम क्लियर है। ये मैं स्पीड चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना दे रहा है, 49.2 डाउनलोड है, 49.2 वो MPBS। ये अपलोड है 48, देख रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत हो सकता है? आज ये वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ बहुत बढ़िया स्पीड रहती है। ठीक है, तो देखिए इट इज मी। ठीक है, अब बात को समझिए। एक दिन मैंने क्लास में कहा था ना कि क्या दिक्कत आती है आप लोगों को, कहाँ पे आई लगाना है, कहाँ पे मी लगाना है, कहाँ पे दे लगाना है, कहाँ पे देम लगाना है। ठीक है, कहाँ पे शी लगाना है, कहाँ पे हर लगाना है ना। तो कोई अंतर नहीं है। ये जो प्रोनाउंस लिखे गए जो पहले वाले हैं, ये सब्जेक्टिव केस के हैं, और जो बाद वाले लगाए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव केस के हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा, और सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। और आप लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, इट इज मी। मी जो है, देखो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है। सबको समझ में आ रहा है, खास करके SSC वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब आपको बताया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन, खैर नाउन का तो सेम ही केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कब आएगा? जब वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह बनेगी। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह तब बनेगी जब उस सेंटेंस में या तो ट्रांजिटिव वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो। इस सेंटेंस में एक वर्ब है इज, बताइए क्या इज ट्रांजिटिव वर्ब है? नो सर। नो सर। क्या इस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है? नो सर। नो सर। तो जब सेंटेंस में ना तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना ही प्रीपोजिशन है, तो ऑब्जेक्ट की जगह बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की जगह है नहीं, तो ये किसकी जगह है? कॉम्प्लीमेंट की जगह। बोलो भाई, हाँ या ना? यस। और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा तो किस केस का आएगा? यार कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव आएगा। तो मी ऑब्जेक्टिव है और मी का सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव है, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है? आई। ठीक है, अब ये सेंटेंस बहुत कम लोग ऐसे सुन रहे हैं कि इट इज आई, सुन के गलत लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली 100% दिस इज करेक्ट, और ये इट इज मी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बात समझ में आ गई? ठीक, ओके ठीक है। अब इसमें हम कुछ वो वर्ड्स लिखने जा रहे हैं जो हमेशा ही वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं। ठीक है,
Yes. The following verbs are always verb of incomplete predication. ओके कौन कौन से जितने भी बी वर्ब हैं यानी कि एम इज आर वाज वर ठीक है लुक अपीयर ठीक है सीम बिकम ठीक है और भी कुछ वर्ड हैं अभी याद नहीं आ रहा है ठीक है टेस्ट ठीक है साउंड स्मेल ठीक है टेस्ट में सर TASTE होता है ना हाँ सॉरी TST गुड कहाँ गया TAST अपीयर भी है ना सर कहाँ APPER अपीयर है सीम हाँ अपीयर तो ठीक है ओके ठीक है तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ठीक है जिनके ऐसे वर्ड्स नहीं बल्कि ऐसे वर्ब हैं ठीक है जिनके बाद क्योंकि हमेशा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एक ऐसा वर्ब होता है जो कभी भी अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इनको हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है ठीक है और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडवर्ब हो सकता है इन रेयर केसेस एडजेक्टिव हो सकता है होता है ज्यादातर और नाउन भी हो सकता है देखिएगा ध्यान से तो केस जो फीचर है केस जो गुण है केस जो कल से पढ़ रहे हैं केस जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का होता है और किसी दूसरे वर्ड का नहीं होता केस सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का होता है ठीक है तो अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आया है तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे एक वर्ड होगा तो वो वर्ड क्या हो सकता है एडवर्ब हो सकता है तो कुछ भी लिख सकते हैं एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव हो सकता है कैसे भी लिख सकते हैं नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है तो अगर नाउन या प्रोनाउन है आपसे कोई पूछ दे क्या केस होगा इस नाउन या प्रोनाउन का केस हमेशा सब्जेक्टिव होगा जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा ठीक है जी सब्जेक्टिव केस यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको यस ठीक है सर ओके तो हम लोग नाउन के फीचर देख रहे थे 3 फीचर होते हैं केस क्या होता है से रिलेशन बनाता है केस जो संबंध होता है जैसा संबंध बनाएगा वैसा केस सब्जेक्ट का संबंध बनाएगा सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का संबंध बनाएगा ऑब्जेक्टिव केस और पोजीशन का संबंध बनाएगा तो पजेसिव केस ऑलराइट ठीक है तो यहाँ पे केस तो हो गया अब ट्रांसटिव वर्ब हो गया इंट्रांसटिव हो गया वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया बी वर्ब के साथ क्या कॉम्प्लीमेंट में होगा सब्जेक्ट का क्या केस होगा एकदम हाँ चलिए एक चीज थोड़ा और बता देते हैं ठीक है प्लेसेस ऑफ सब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस ये इम्पोर्टेंट है ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्लेस स्थान प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस ये मैं नहीं लिखा हूँ ठीक है सब्जेक्टिव केस का स्थान कहाँ पे बनेगा ये देख लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखेंगे
तो सब्जेक्ट पर लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब। वर्ब में फाइनाइट ही होगा, नॉन फाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइनाइट लिख देना बल्कि, क्योंकि सब्जेक्ट तो फाइनाइट वर्ब का ही होगा। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन आएगा उस नाउन का केस हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव। एनी डाउट? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक प्लेस तो आपका ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस का, ये जो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन होगा, ये जो नाउन फाइनाइट वर्ब के साथ सब्जेक्टिव रिलेशन में रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अरे हाँ, आज हमने आप लोगों को कुछ वाकिफ की शीट भेजी है, उसके हार्ड कॉपी कर हाथ में तैयार रखिएगा। ठीक है, उसमें से मैं टिक करा दूंगा ताकि आप लोग, अभी बैच शुरू ही हुआ है, आप लोग धीमे धीमे उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि बिफोर एंड ऑफ द बैच ना यू कैन मेमोराइज इट। ओके जी सर। दूसरी चीज क्या है? कोई सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट पर लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में तो बताएगा वर्ब ही, और ये वर्ब कैसा हो सकता है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो सकता है, फाइनाइट ना होकर। फाइनाइट तो रहेगा ही, साथ ही साथ वर्ब ऑफ इनकम, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो ट्रांसटिव हो सकता है, इनट्रांसटिव हो सकता है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो सकता है ना। तो अगर ये जो वर्ब है, अगर ये वर्ब अपने आप में वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ठीक है, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के जगह पर एडवर्ब आ सकता है, या एडजेक्टिव आ सकता है, या फिर नाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो नाउन आएगा कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, यदि नाउन आया है तो, क्योंकि केस तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का ही होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव का केस नहीं होता है। ठीक है, नाउन आया है तो इस नाउन का क्या केस होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव केस के वर्ड को सेंटेंस में कितनी जगह पे रख सकते हैं? सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में कितनी जगह पर आ सकता है? तो दो जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दो जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। शाबाश, कोई कह रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, केस की बात हो रही है। सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है सर। हाँ, ठीक है, सब्जेक्टिव केस के वर्ड को सेंटेंस में सिर्फ दो जगह रख सकते हैं। Subjective case. A word in subjective case can be placed only at two places. One is the place for subject of the verb. Another is the place for complement of the verb of incomplete predication. जो verb of incomplete predication का complement होता है, अगर वहाँ पे noun आए, उस noun का case हमेशा subjective ही होगा। और finite verb का जो subject है, वहाँ पे जो noun होगा, उसका भी case हमेशा subjective ही होगा। तो कहने का ये मतलब है कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव केस के स्थान कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। ये बात एकदम क्लियर है सबको, एवरीवन? जी सर। ठीक है, ओके। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों को जानने पे क्या होगा, एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन बड़े एक्यूरेसी से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा था? प्लेस फॉर सब्जेक्टिव केस। अब हम लेते हैं प्लेस फॉर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, प्लेस फॉर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब देखिए, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट तो लिख ही नहीं सकते, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब या फाइनाइट वर्ब बताएगा। तो ये जो वर्ब होगा वो अपने आप में या तो ट्रांसटिव हो सकता है, या इनट्रांसटिव हो सकता है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये वर्ब कैसा है,
ट्रांसटिव वर्ब है। तो ट्रांसटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए भाई? चलो ऑब्जेक्ट ना। और ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आएगा? नाउन आएगा या नाउन का इक्विवेलेंट आएगा? एनी डाउट? बोलो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो नाउन ही रहेगा। ठीक। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और वहाँ पे प्रीपो, तो ये पहला पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट की जगह का। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह, कि सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes. और आप लोगों ने कल ही देखा था कि प्रीपोजिशन भी जिस तरह से ट्रांसटिव वर्ब अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, उसी तरह प्रीपोजिशन भी अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो प्रीपोजिशन को भी क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। एनी डाउट? ठीक है, No. तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका भी केस क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो प्लेस फॉर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर बहुत कूल माइंड से सुनिए, समझिए, 10 बार कहेंगे 10 बार बताऊं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव केस की कितनी जगह होती है? दो दो। कौन कौन सी? ट्रांसटिव वर्ब का एक प्रीपोजिशन। ट्रांसटिव वर्ब का क्या? पूरा बोलिए आप लोग। ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, एकदम क्लियर है। और आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन या इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, हाँ या ना? ठीक है, तो अब लगे हाथ हम ये भी अब देख लेते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन की कितनी जगह होगी। एक सेंटेंस में नाउन की कितनी जगह होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको भी मैं लिख रहा हूँ, प्लेस या प्लेसेस, प्लेसेस फॉर नाउन, NOUNS, nouns in a sentence, in a sentence। लक्ष्य और आशुतोष को ये सब बातें समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? यस सर। बेटा ये सब बातें पहले से अगर पता रहेंगी ना तो कहीं गड़बड़ नहीं करो। अब तक लोग क्या करते थे कि सेंटेंस को पढ़ते थे, लगता था हाँ यहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दिल कह रहा है कि अच्छा लग रहा है, इसलिए वो सही कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो बेटा एक जगह होती है क्या, सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट रहेगा ही। सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब बताएगा। क्लियर है? तो एक तो नाउन की पहली एक जगह कहाँ हो जाएगी? सब्जेक्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ब एक जगह। दूसरी जगह देखो, कोई सेंटेंस लिखोगे सब्जेक्ट पर ही लिखोगे, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब बताएगा। और अगर ये फाइनाइट वर्ब कैसा वर्ब है? ट्रांसटिव वर्ब है। तो ट्रांसटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो जो ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में तो नाउन ही आएगा। ये भी किसकी जगह बन जाएगी? नाउन की जगह। तो सेंटेंस में एक जगह नाउन देखा और अब हम देख रहे हैं ये दूसरी जगह नाउन। एनी डाउट? ठीक है, ये सब बातें करने का मतलब है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। फिर कोई सेंटेंस जी, ये ना एक बार और बता दीजिए, नेटवर्क थोड़ा। क्या बता दें? बताइए। ये Place मैंने for noun. कहा, ठीक है सुनो, ये मनीषा, प्लेसेस फॉर नाउन्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन की अधिक से अधिक कितनी जगह हो सकती है, यानी एक सेंटेंस में नाउन को कितनी जगह पे रख सकते हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें वर्ब होगा ही, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नाउन ही होगा या नाउन का इक्विवेलेंट। जो फाइनाइट वर्ब होगा वो ट्रांसटिव वर्ब भी हो सकता है, तो ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होगा। दो जगह हो गई। ठीक है मनीषा? Yes. ठीक है, उसी तरह से अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बारे में फाइनाइट वर्ब या वर्ब बताएगा। पर ये वर्ब जो है हो सकता है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो ना।
इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो। तो जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है उसको क्या चाहिए होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के जगह पर भी अगर एडजेक्टिव नहीं आया है, एडवर्ब नहीं आया है, तो क्या आएगा? नाउन आएगा। बोलो। यस सर। अब हमने देखा सेंटेंस में नाउन की कितनी जगह हो गई? 3 जगह हो गई। एक फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और हो सकता है कि इसमें एक प्रीपोजिशन भी आ जाए। PREP का मतलब प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट चाहे प्रीपोजिशन का हो चाहे ट्रांसिटिव वर्ब का, होगा तो नाउन ही ना। तो कितनी जगह पे हमको ये मिल गया? 4 जगह पे। बोलो भाई। 2 जगह और है जिसकी जिक्र हम बाद में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो करेंगे। 2 क्या है? एक जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक जो है केस इन ए पोजीशन टू नाउन। ठीक है, ओके, वो अभी हम नहीं बात करेंगे। तो ये जानना क्यों जरूरी पड़ गया आप इसको समझिए। ठीक है, थोड़ा समय बता दो, ये आपको लगेगा कि बेकार समय लीजिए। देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये अपने आप में जीरंड भी कहलाता है और पार्टिसिपल भी कहलाता है। जीरंड और पार्टिसिपल, कोई भी जो आईएनजी फॉर्म वर्ब होगा। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल होता है बेसिकली होता तो वर्ब ही है, जीरंड जो होता तो वर्ब ही है, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो बिहेव करता है एडजेक्टिव के तरह। और आपको पता है कि अगर कोई भी वर्ड एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो बीइंग एन एडजेक्टिव इट मस्ट क्वालिफाई सम नाउन। यस और नॉट? कोई भी वर्ड एडजेक्टिव तभी होगा जब वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। पर जो जीरंड होता है, ठीक है, जीरंड वो खुद ही नाउन की तरह काम करता है। इट सेल्फ बिहेव्स एज अ नाउन। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि जब आप लोग आगे चलेंगे एडवांस लेवल में थोड़ा, ठीक है, कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अपने आप में जीरंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है। कहीं सेंटेंस में यूज करके दे दिया, जैसे जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आई सॉ अ लाफिंग बुद्धा। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम कहें, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हम गलती है कि नहीं है, कहाँ गलती है, कैसी गलती है, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जवाब दीजिए। फाइनाइट वर्ब। पहले सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, एक तो लाफिंग है, बोलो भाई, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब फाइनाइट होता है कि नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। ठीक है, ओके, तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है? सा है। तो सा है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का अपना एक खुद का सब्जेक्ट होगा। देखा किसने? देखा, आई ने देखा। अब जो फाइनाइट वर्ब है, आपने अभी अभी देखा था, कल से भी देख रहे हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है वो मीनिंग वाइज या तो इंट्रांसिटिव होगा या ट्रांसिटिव होगा या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होगा। अगर इंट्रांसिटिव होगा तो वो फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिल करके अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा। अगर इंट्रांसिटिव होगा तो हमने बाकी चीजें जो लिखी गई थी उसको मैंने छिपा दी। आई सॉ, मैंने देखा, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो इंट्रांसिटिव तो नहीं है, पर देखना एक कार्य है। तो देखने का कार्य किसने किया? आई ने। किसको देखा? किसी को तो देखा होगा ना।
सर किसी चीज को तो देखा ही है। ठीक है, ओके। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसको देखा? सर लाफिंग बुद्धा को लाफिंग बुद्धा लाफिंग को देखा कि बुद्धा को देखा? पहले ये बताओ। बुद्धा बुद्धा को देखा। बुद्धा को देखा ना, बुद्धा को देखा। यस अगर बुद्धा ना होता तो देखने का काम पूरा ही ना होता। तो ये काम तब पूरा हुआ जब बुद्धा इसको मिल गया। यानी दिस वर्ब इज अ ट्रांसिटिव वर्ब और इसका इफेक्ट पास हो रहा है सीधे किस पे? बुद्धा पे। तो बुद्धा का केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। हाँ या ना? ठीक है। तो ये जो बुद्धा था कैसा था? हंसता हुआ, लाफिंग, यस और नॉट? यस ठीक है। सर तो ये लाफिंग वर्ड जो है नाउन को, चूंकि बुद्धा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया। नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं? यस सर ठीक है। तो कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, और जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपल। बोलो भाई। यस सर पार्टिसिपल यहाँ लिखा भी है। जो पार्टिसिपल जो वी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वो जीरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि सेंटेंस में अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है तो वो पार्टिसिपल है कि जीरंड है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। बोले पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कोई भी वर्ड एडजेक्टिव तब होगा जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को काम करे तो पार्टिसिपल हो गया। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में किसको पकड़ेंगे? मेन वर्ब वर्ब को। इसमें कौन है वर्ब है? सेंटेंस 2 में वर्ब कौन है? इज इज। ठीक है। इज गुड फॉर हेल्थ। इज एक फाइनाइट वर्ब है तो उसका अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? लाफिंग लाफिंग। तो लाफिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? और आप शुरू से देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है कि नहीं? यस सर जब नाउन का काम कर रहा है तो इसको हम जीरंड कहेंगे कि नहीं? यस क्लियर? तो इतना बात करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? बोले सीधी सी बात कि V प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात हो रही है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब पार्टिसिपल भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर कहीं सेंटेंस में दिया है तो पार्टिसिपल है कि जीरंड है? ठीक है। बोले हमको पार्टिसिपल की नहीं जानकारी कि किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है कि नहीं। हमारे लिए पता करना थोड़ा मुश्किल है कि एडजेक्टिव है कि नहीं, या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है। पर ये पता करना आसान है कि वो नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि नाउन की तरह काम करेगा तो तुरंत कह देंगे कि वो जीरंड है। और जब नाउन की तरह काम कर रहा है, जीरंड है, तो पार्टिसिपल नहीं होगा। और अगर नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है तो जीरंड नहीं तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। तो कैसे पता करना आसान है? बोले सिंपल सी बात है। अगर जीरंड है तो नाउन की तरह काम करेगा, और कोई भी वर्ड, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे जीरंड हो, कोई भी वर्ड अगर नाउन की तरह काम करे तो वो नाउन के जगह पे रहेगा। यस और नॉट? कोई भी वर्ड अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन की जगह पे रहेगा, या नाउन की जगह पे है तो नाउन का काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपने देखा कि इस सेंटेंस में फिलहाल चार जगह नाउन की होगी। फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। ये चार जगह देखा। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? सॉ है। सॉ का सब्जेक्ट कौन है? आई है। सॉ कैसा वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? लाफिंग है कि बुद्धा है? बुद्धा। ठीक है। तो कुल मिला करके नाउन की यहाँ दो जगह बन रही, एक तो इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और बाद में इसी ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ना ही सब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब है, ना ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब है। तो जो लाफिंग वर्ड लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, यानी नाउन की जगह पे नहीं है। जब नाउन की जगह पे नहीं है तो क्या ये जीरंड हो सकता है? नो सर नो सर। और जब जीरंड नहीं होगा तो क्या कहेंगे? पार्टिसिपल पार्टिसिपल। सो सिंपल। अब देखो दूसरे सेंटेंस में ये लाफिंग वर्ड लिखा गया है, ठीक है।
और किसी ने पूछा बताओ ये पार्टिसिपल है कि जेरेंट, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोले या तो पार्टिसिपल होगा या तो जेरेंट होगा। तो पार्टिसिपल है कि नहीं ये पता करना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जीरंड है कि नहीं बड़ा आसान है। क्यों? बोले जीरंड है तो नाउन की तरह काम करेगा, और नाउन की तरह काम करेगा तो नाउन की जगह पे रहेगा। नाउन की सिर्फ 4 जगह होती है, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। 4 ही जगह। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? इज फाइनाइट वर्ब है। इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? लाफिंग। और सब्जेक्ट हमेशा नेमिंग वर्ड नाउन होता है, तो नाउन की तरह बिहेव करे तो जीरंड हो गया। सो सिंपल। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। सर एक बार फर्स्ट सेंटेंस और समझा दीजिए सर प्लीज। क्या चीज बता दें? सर जिसमें फर्स्ट वाला थोड़ा समझा दीजिए, जो पार्टिसिपल वाला है। अरे मैडम एक लाइन समझिए। एक जीरंड होता है, आईएनजी फॉर्म का वर्ब लिखा गया तो या तो जीरंड हो गया पार्टिसिपल। हाँ एग्री करते जाइए, ठीक है। तो सीधी सी बात, अगर एक वर्ड जैसे यहीं पे है, ठीक है, अगर ये पार्टिसिपल होगा तो जीरंड नहीं होगा, या जीरंड होगा तो पार्टिसिपल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है, ओके। तो ये पता करना कि पार्टिसिपल है कि नहीं थोड़ा टेक्निकल काम है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पता करना कि ये जीरंड है कि नहीं बड़ा आसान है। कैसे? बोले जीरंड होगा तो नाउन की तरह काम करेगा। और कोई भी वर्ड चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे जीरंड हो, अगर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो नाउन की जगह पे रहेगा। ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे इसी सेंटेंस में ध्यान से देखिए, इसी को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आई सॉ लाफिंग बुद्धा। ठीक है। ये क्या नाम है इनका? संगीता जी, मिसेस संगीता भट्ट। माइक ऑन रखिएगा, ठीक है। यस सर। सेंटेंस में 2 वर्ब, एक सॉ है, एक लाफिंग है। लाफिंग इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नॉन फाइनाइट होता है। बोलिए भाई, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अभी जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा गया है, इट कैन बी जीरंड और कैन बी पीपीटी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब कोई पूछा बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जीरंड है, तो बोले हमको ये पता करना बहुत टफ है कि जी प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं, पर जीरंड पता करना आसान है। क्यों? क्योंकि जीरंड जो होता है नाउन की तरह काम करता है, और कोई भी वर्ड अगर नाउन की तरह बिहेव करे तो वो नाउन की जगह पे रहेगा। और नाउन की जगह कितनी होती है? अभी आपने देखा 4 जगह, या तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लाफिंग लगा हुआ है, ठीक। सेंटेंस में सबसे पहले हार्ट एंड सोल ऑफ द सेंटेंस होता है, वो कौन होता है? वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब। सॉ लिखा है, सॉ इज अ फाइनाइट वर्ब। हु सॉ? किसने देखा? आई ने देखा। आई सब्जेक्ट हो गया। बोलिए मैडम। लाफिंग वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है। फिर आई सॉ, देखा किसने? मैंने। क्या देखा? कुछ तो देखा होगा, तो क्या देखा? लाफिंग देखा कि बुद्धा देखा? किसको देखा? बुद्धा देखा। तो सॉ जो ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? बुद्धा, एंड दिस इज अ नाउन। एनी डाउट? अब मैं सीधे सीधे आपसे पूछ लेता हूँ, जो लाफिंग वर्ड है क्या वो नाउन की जगह पे लिखा गया है? नो सर। तो नाउन की जगह पे नहीं लिखा गया तो क्या ये जीरंड हो सकता है? नो। जब जीरंड नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? पार्टिसिपल। जी में लिखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो बड़ा इजी वे है पहचानने का। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है पार्टिसिपल का, कि पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल इज पार्शियली अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आल्सो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहें स्टोलन कार, या बर्निंग कार, ठीक है, या क्राइंग चाइल्ड, रनिंग हॉर्स। अब ध्यान से देखिए, स्टोलन भले ही आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन ये वर्ब है ना, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पार्टिसिपल होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये वर्ब से बना है, क्वालिफाई किसको किया? नाउन को। तो जब नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना?
बना किस है वर्ब से, तो वर्बल एडजेक्टिव हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी, बर्निंग कार, कार को क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। क्राइंग चाइल्ड, कैसा चाइल्ड, क्राइंग चाइल्ड, चाइल्ड डाउन है, कैसा चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये भी क्या है, पार्टिसिपल है। रनिंग हॉर्स, हॉर्स नाउन है, कैसा हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा, तो ये नाउन को क्वालिफाई करा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, पर है तो वर्ब। क्लियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। गॉट माय पॉइंट? मिसेस संगीता भट्ट satisfied? Yes, sir. Thank you. Okay, thank you. चलो भाई, तो ये जो अभी छोटी छोटी चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नाउन के केस पे, आ जाए क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, नाउन केस। नाउन केस, ठीक है। केस जो होते हैं, 3 होते हैं। नाउन का मैं बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन का नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रोनाउन अलग अलग लिख जाता है। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये जो को साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। एवरीवन, पजेसिव। पजेसिव केस में नाउन होगा तो देख के ही बता देंगे, पता करने की जरूरत ही नहीं, देख के बता देंगे। कैसे? बोले कोई भी नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी या एस लगा है, या फिर सिर्फ एस लगा है, तो उसका केस क्या माना जाएगा, पजेसिव। एनी डाउट? नहीं। लेकिन नाउन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी वही रहेगा और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी वही रहेगा, अलग अलग फॉर्म उसके नहीं होते। आइए करके देखते हैं। जैसे रोहित, दिस सेंटेंस नंबर 1, रोहित स्लैप मोहित, या मोहित स्लैप रोहित, ठीक है। अब किसी सेंटेंस पहले वर्ब को पकड़ेंगे, ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, एक एक्शन बता रहा है। हु स्लैप्ड, बोले रोहित, रोहित तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसका केस क्या होगा, सब्जेक्टिव। स्लैप्ड का मतलब तमाशा मारा, तो तमाशा कोई मारेगा, किसी और को मारेगा, ये खुद को मारेगा, किसी और को मारेगा, ट्रांसिटिव इन मीनिंग। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया कि ट्रांसिटिव वर्ब कैसे पता करते, पता चल गया आप लोगों को, मीनिंग से पता करेंगे, ठीक है। बोले तमाचा रोहित ने खुद को नहीं किसी और को मारा होगा, किसको मारा, मोहित को मारा, तो इसका इफेक्ट मोहित पे ट्रांसफर हुआ, तो मोहित ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे जो मोहित वर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ आइए, मोहित स्लेप्ड रोहित, फाइनाइट वर्ब यही है, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहित, ये सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट नाउन जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, उसका केस क्या माना जाएगा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस माना जाएगा, ठीक है। तो मोहित स्लेप्ड, तमाचा किसने मारा, मोहित ने, किसको मारा, रोहित को मारा, ठीक है। तो रोहित यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका केस क्या होगा, इस नाउन का केस क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका केस क्या होगा, सब्जेक्टिव। ठीक, अब देखिए, रोहित पहले सेंटेंस में, रोहित जो नाउन है किस केस में, सब्जेक्टिव, और मोहित जो नाउन है किस केस में, ऑब्जेक्टिव। लेकिन दूसरे सेंटेंस में वही रोहित जो पहले का सब्जेक्ट है, दूसरे में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे इसका केस ऑब्जेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? हेलो, जी सर। ठीक है। फिर जो पहले सेंटेंस में मोहित ऑब्जेक्ट है, अब वही हमने दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ले लिया,
मोहित स्लेप्ड रोहित, मारा किसने तमाचा? मोहित ने। किसको मारा? रोहित को। तो इफेक्ट किस पे गया? रोहित पे। इसलिए रोहित यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का ये मतलब है कि जो नाउन होता है, नाउन को आप चाहे सब्जेक्टिव केस में लिखिए चाहे ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए, उसका फॉर्म सेम रहेगा। एनी डाउट? तो नाउन की शक्ल देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि वो सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? ओके। जबकि नाउन के बदले जो प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। इसी का मैं दूसरा एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा जैसे रोहित, लेकिन यहाँ पे चलो मैं करके दिखाता हूँ। रोहित पुस्ट, ठीक है, रीता, या फिर ये पहला सेंटेंस है, या फिर रीटा हेल्प रोहित। ठीक है, अब देखिए पुस्ट एक फाइनाइट वर्ब है। किसने पुश किया? रोहित ने। तो रोहित यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में हो गया। पुश कोई करेगा, किसी और को करेगा, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। किसको पुश किया? रीता को। रीता किस केस में हो गई? ऑब्जेक्टिव केस में। एनी डाउट? ठीक है, वहीं पे हेल्प किसने किया? रीता ने किया। रीता क्या? सब्जेक्ट हो गई सब्जेक्टिव केस में। तो हेल्प कोई करेगा, किसी और को करेगा। रीता ने किसको हेल्प किया? रोहित को हेल्प किया। तो रोहित का केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रोहित जो है सब्जेक्टिव केस में, और वही रोहित नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकते हैं कि वो सब्जेक्टिव केस का है कि ऑब्जेक्टिव केस का। उसको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्टिव केस। एनी डाउट? नहीं। लेकिन अगर उसकी जगह प्रोनाउन हो, तो रोहित लड़के को बता रहा है और सब्जेक्टिव केस में है, तो रोहित के लिए हम क्या कर देंगे? ही कर देंगे। बोलो भाई। ही पुश्ड, और रीता के लिए क्या कर देंगे? हर कर देंगे। तो हमें ऐसा लगा कि रीता के लिए जब हम यहाँ पे हर यूज किए हैं, तो यहाँ भी जब प्रोनाउन यूज करना होगा तो रीता के लिए क्या यूज कर देंगे? हर कर देंगे। और यहाँ रोहित के लिए हमने ही लिखा था, तो यहाँ भी रोहित के लिए हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हर जो है एज अ प्रोनाउन, हर जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का है। तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है शी, और ही जो है हमेशा ही जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस का है। सब्जेक्टिव केस का वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा। क्या ये जगह सब्जेक्ट की है? नहीं, ऑब्जेक्ट की है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड आएगा, और ही जो है सब्जेक्टिव का है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इन चीजों को देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस समझने के बाद इतना समझ में आ गया कि हम करेक्टली प्रोनाउन को कितना बेहतर यूज कर सकते हैं। राइट? बोलो भाई। यस। ठीक है, ओके, चलो एक कदम आगे और बढ़ते हैं। तो हम नाउन के केस पे आ गए थे, ये मामला हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको बताना चाहता कि नाउन के तीन ही केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। पजेसिव केस में नाउन लिखा गया तो एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रोफी रहेगा। ठीक है, नहीं अगर बिना एपोस्ट्रोफी और बिना एपोस्ट्रोफी या बिना एपोस्ट्रोफी एस के नाउन लिखा गया तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में जो नाउन लिखा है सब्जेक्टिव केस का है कि ऑब्जेक्टिव केस का? बोले सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस। ऑलराइट। और अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस की सिर्फ दो जगह होती है, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, वहां नाउन या प्रोनाउन आया तो उसका भी केस सब्जेक्टिव होगा। यस और नॉट? यस सर। देखो, सब्जेक्टिव केस की सिर्फ दो जगहें होती हैं,
एक तो फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वहां पे नाउन या प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्टिव केस। दूसरा, सेंटेंस में जो वर्ब होगा अगर वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसका भी सब्जेक्टिव केस। ऑलराइट, तो आप जो है सेंटेंस में कोई आपसे पूछता है कि भैया यहाँ पे ये नाउन लिखा गया और नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में लिखा गया चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, उसकी शक्ल एक जैसी हो। पूछ दिया कि बताओ सब्जेक्टिव केस का है कि ऑब्जेक्टिव, बोले इसकी जगह देख के बता दो। अगर कॉम्प्लीमेंट की जगह पे है तो सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्ट की कितनी जगह होती है? सिर्फ दो, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रीपोजिशन का। तो आप वहाँ चेक कर लीजिए कि सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, या ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट है तो उसका केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक कुछ मामले क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ओके, चलो अब हम आते हैं केस का। हाँ, तो केस में जो है पॉजेसिव केस से हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इसमें बस इतना ही पूछेगा कि सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव, वो जगह देख के आप पहचान लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, तो इसमें पहली चीज पूछी जाती है कि नाउन का पॉजेसिव केस कैसे बनता है। हाउ अ नाउन कैन बी पुट इनटू अ पॉजेसिव केस। ठीक है, तो जनरली होता है, तो ये मैं हेडिंग डाला, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहें कि बॉयज हॉस्टल, ठीक है, या गर्ल्स स्कूल। ठीक है, ओके, या मैं कहूं रोहित पेन। तो जिस तरह से लिखा गया है ये पेन, पेन किसका? रोहित का। तो रोहित का मालिक कौन है? पेन है। तो रोहित जो पेन का मालिक है एक आदमी है या एक से अधिक है? एक आदमी। एक आदमी, सिंगुलर में है, तो आपने सिंगुलर नाउन के बाद ही अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि हम पहले नाउन लिखेंगे, नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी, फिर एस लगा के उसको पॉजेसिव केस में कर देंगे। जिस तरह से यहाँ लिखा गया है, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। अपॉस्ट्रोफी एस किस पे लगाया गया है? बॉय पे। और क्या लिखा गया? बॉयज हॉस्टल। तो हॉस्टल किसी एक बॉय के लिए होगा कि एक से ज्यादा के लिए होगा? सर एक से ज्यादा के लिए। एक से ज्यादा। जिस तरह से लिखा गया है गर्ल्स स्कूल, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है किस पे? गर्ल पे। गर्ल तो सिंगुलर हो गई। ठीक है, तो जो स्कूल होगी किसी एक सिंगल गर्ल के लिए होगी, एक से ज्यादा के लिए होगी? सर एक से ज्यादा के लिए होगा। एक से ज्यादा के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस हमने गलत लगा दिया। तो हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग या मीनिंग वाइज जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस में जिस नाउन को हम पोजीशन में रखना चाहते हैं या पॉजेसिव केस में रखना चाहते हैं, मीनिंग वाइज वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था BOYS और उसके बाद इसको प्लूरल में लिख करके ना, और उसके बाद तब एपॉस्ट्रोफी एस लिखना चाहिए था। हमको ये लिखना चाहिए था गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स प्लूरल में हो गया, और उसके बाद एपॉस्ट्रोफी, तब एस लगाना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ लिखना चाहिए था हॉस्टल, HOSTEL, सॉरी HOS, हॉस्टल, और यहाँ लिखना चाहिए था स्कूल। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? लिख तो दिया, अब इसको आप पढ़िए, क्या लिखे पढ़ेंगे? बॉयसेस, गर्ल्सेस। तो सी का जो साउंड आ रहा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्यों? आप गर्ल्सेस कह रहे हैं, बॉयसेस कह रहे हैं, क्योंकि एस साउंड यहाँ भी है, एस साउंड यहाँ भी है, तो एस साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
एस वर्ड, एस लेटर यहाँ भी, एस लेटर यहाँ पे है, और इसको प्रोनाउंस करेंगे तो एस सी साउंड, हिसिंग साउंड आएगा एस के रिपीटेशन से, ठीक है। और भाषा पहले बोली गई, लिखी तो बहुत बाद में गई, ठीक है। और हमारी बातों को लोग तब सुनना चाहते हैं जब हमारी आवाज मधुर है, when my voice is pleasant, my talk is pleasant, ठीक है। आई बात समझ में? तो रूल तो यही होता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम नाउन को पॉजेसिव केस में लिखने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बाद में एस नहीं लगाते हैं। केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बाद में एस नहीं लगाते। क्यों? बोले कोई भी ऐसा नाउन जो एस में ही खत्म हो जाए, वो एस में ही समाप्त हो जाए। एनी सच नाउन दैट एंड्स इन एस, एनी सच नाउन दैट एंड्स इन एस, ठीक है। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ the S sound or hissing sound, we put such nouns that ends in S simply by adding apostrophe, and we do not use S after the apostrophe. बात समझ में आई? तो कोई भी ऐसा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। कोई भी ऐसा नाउन जिसके अंत में S लगा हो, S लगने का मतलब क्या है कि S या तो प्लूरल होने के लिए लगा होगा, या कोई ऐसा नाम है जिसके अंत में S लगा हो, स्पेलिंग में ही एस शामिल हो, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो एस में समाप्त होते हैं उनको पॉजेसिव केस में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज नहीं करते, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। ऑल राइट, बोलो भाई। जी सर। ठीक है। जैसे अगर हम कहें आप लोग किड्स पोएम, KEATS, तो यहाँ पे किड को प्लूरल में करने के लिए एस लगा है। ये किड्स के स्पेलिंग में ही एस शामिल है, किड्स के स्पेलिंग में ही एस शामिल है। बोलो भाई। यस सर, Yes, sir. चलो नहीं है शामिल है। अगर हम कहें दास, DAS, दास, ठीक है, नहीं है। दास। अगर हम कहें कांग्रेस, CONGRESS, कांग्रेस ना, तो इसमें ऑलरेडी एस, तो ये प्लूरल के लिए नहीं हुआ है, एस लगा, किसी में प्लूरल के लिए एस नहीं लगा, इनकी स्पेलिंग ऐसी है कि एस में खत्म हो रहा है। तो अगर इसको हमें प्लूरल में लिखना, पोजीशन में लिखना हो, तो यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये भी एस है, ये भी एस है, एस साउंड रिपीट होगा। यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, एस साउंड रिपीट होगा। यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, एस साउंड रिपीट होगा। तो टू अवॉइड repetition of this S sound or to avoid the hissing sound, ठीक है, we add simply apostrophe and do not write S after the apostrophe, ठीक है, with any such noun that ends in S। कोई भी ऐसा नाउन जो S में ही समाप्त हो रहा है, S अक्षर में ही समाप्त हो रहा है, उसको पॉजेसिव केस में रखने के लिए एपोस्ट्रोफी के बाद S का प्रयोग नहीं करते। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। और एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हमको किसी नाउन को पॉजेसिव केस में रखना है तो मीनिंग वाइज जो नाउन आएगा वहां पे सिंगुलर नाउन को पोजीशन में रखना या प्लूरल नाउन को पोजीशन में रखना। ऑल राइट, इस पे किसी को कोई नोट लिखना है तो जल्दी बताओ, नहीं तो आगे बढ़े हम। सर लिखवा दीजिए। सर लिखवा जैसे दें। सर बॉय हास्टन नहीं होगा, जैसे सिंगुलर वाला Incoming नाउन लिख voice के call from एपोस्ट्रोफी लगा Sabam के वो Lucknow. हास्टन नहीं होगा सर, नहीं प्लूरल में नहीं ही नहीं हमेशा रहेगा। नहीं, बिल्कुल Incoming voice बिल्कुल call बिल्कुल from बिल्कुल Sabam Lucknow. बिल्कुल, ठीक है। नॉट मेंट फॉर अ सिंगल बॉय ना, इसीलिए हमने ये आपको कंपेयर कर रहा है। रोहित पेन जो अकेले रोहित की है, लेकिन जो आप यहाँ पे लिखा है हॉस्टल अकेला एक बॉय का नहीं होगा, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज, आप लोग क्योंकि पढ़े हैं तो ये कभी मत कंफ्यूज होइए कि सिंगुलर, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। अगर इसी नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते तो सिंगुलर हो जाता। बात समझ में? कहीं ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा था आपको? हाँ सर, जैसे मैंने बोला टीचर्स एजुकेशन, ठीक है टीचर्स सर, टीचर्स एजुकेशन, एजुकेशन, यहाँ पे सर प्लूरल रहेगा टीचर ना सर, प्लूरल पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना। यहाँ पे जब आप टीचर्स एजुकेशन कह रहे हैं ना,
तो ये ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज हुआ है, मैं इसी को आपको कंपेयर कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं टीचर्स डे, जी सर। टीचर्स डे, ये ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितने भी दुनिया में टीचर हैं हर किसी के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, तो ये ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज हुआ, इसमें सब इंक्लूड हो गए। लेकिन जब आप बॉयज हॉस्टल कहते हैं तो दुनिया में जितने बॉयज है सबका वही हॉस्टल है क्या? नहीं सर। बात क्लियर हुई आपको? यस सर, यस सर। यानी ठीक है, इस केस में यहाँ पे प्लूरल पे नहीं लिखेंगे सर, टीचर्स वाले नहीं नहीं केस में नहीं तो नहीं ब्रॉडेस्ट। नहीं 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 नहीं, ऑल द टीचर्स इंक्लूडेड हियर, ऑलराइट। ये जब मैं जितने लोग क्लास कर रहे हैं मैं सबको बता दूं, ये कई बार जो है प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर और जो डायरेक्टर होते हैं इस मामले में फंसते हैं कि टीचर्स डे लिखा जाए, प्लूरल में लिखा जाए या सिंगुलर में, ऐसे TEACHERS उसके बाद एपोस्ट्रोफी, ये टीचर्स डे लिखा जाए, ठीक है, या TEACHER एपोस्ट्रोफी S टीचर्स डे लिखा जाए, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, प्लूरल लगा करके लिखते हैं, नहीं, ठीक है, जब आप सिंगुलर में ही लगा देंगे यही काफी है, टीचर्स डे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे टीचर्स कहते हैं तो अपने ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी एक कंट्री में नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, सारे कंट्री में सेम डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, तो ऑल द टीचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, तो ये ब्रॉडेस्ट सेंस में यूज होता है, दुनिया के जितने टीचर हैं सबकी बात हो जाती है, ऑल राइट। जी सर। हेलो, ठीक है। हाँ सर। लेकिन जब गर्ल्स हॉस्टल कहते हैं तो सभी गर्ल्स के नहीं, बॉयज हॉस्टल कहते हैं सभी बॉयज के नहीं। अब जब लेडीज पार्लर कहते हैं तो सारे लेडीज का वही पार्लर नहीं है, ठीक है ना? हेलो, जी सर, जी सर, समझ गया। एकदम क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये इसमें क्या किसी को नोट लिखना था? लिखो भाई, जल्दी करो, टाइम बहुत हो रहा है। क्लासेस कुछ लंबी चल रही क्या? लेक्चर लंबा हो जा रहा है, डिटेल ज्यादा हो जा रहा है। लेक्चर लंबा हो जा रहा है ना, 2-2 घंटे का, इसलिए लंबा लग रहा है। अरे तो शॉर्ट कर दो, क्या कल से कंटेंट कम करना पड़ेगा। वो सर ठीक है, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन हर जगह से आता है, क्वेश्चन हर जगह से आता है, ठीक है, क्वेश्चन हर जगह से आता है, और मैं जहाँ जहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पिन पॉइंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वहाँ से बने हैं, बन सकते हैं, ठीक है, नोट करिए, ठीक है, हिंदी में ही लिखा देता हूँ, हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। दिखाइए सर कोई भी। हाँ, जब कोई नाउन, यहाँ कॉपी पे देखिएगा, दिख रहा तो एस अक्षर, एस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, एस अक्षर, जब कोई नाउन इस अक्षर में समाप्त हो, ब्रैकेट शुरू करिए, यहाँ से ब्रैकेट शुरू करिए, चाहे प्लूरल में होने के कारण या स्पेलिंग के कारण, चाहे प्लूरल में होने के कारण या स्पेलिंग के कारण, ब्रैकेट क्लोज। समाप्त हो के बाद सर क्या बोले सर? अब ये किससे पूछ लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, वो आप सुनिए मेरी बात, आप वहाँ पे जगह छोड़ दिए, 4-5 वर्ड लिखने की जगह, क्योंकि हम देख के बोलते नहीं है ना, तो रिकॉल नहीं कर पाते, तो ठीक है, तो कोई ग्रुप में डाल देना भाई ये पॉइंट। समाप्त हो चाहे प्लूरल में होने के कारण या स्पेलिंग के कारण। मेरी बात सुनिए, क्लास को रोकिए मत आप लोग, जिसका जहाँ छूटता है उतने वर्ड्स की जगह छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है, ग्रुप में बाद में किससे पूछ लिएगा वो बता, मतलब दे देगा, ठीक है। हाँ, आप लोग जिसका छूट जाता है भाई छोड़ दिया करो, हाँ, जगह छोड़ दिया करो, ऐसे इंटरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि देख के नहीं बोलते ना, दिमाग में आ नहीं पाता, तो रुकिए। कोई ऐसा ना हो जो एस अक्षर में समाप्त हो, ब्रैकेट में, चाहे स्पेलिंग के कारण या प्लूरल होने के कारण, ब्रैकेट क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो ऐसे नाउन को पॉजेसिव केस में लिखने के लिए पॉजेसिव केस में
लिखने के लिए पजेसिव केस में लिखने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी, इधर देखिए ऐसे लिखेगा APOSTROPHE, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। और सुनिए एपोस्ट्रोफी, इधर देखिए एपोस्ट्रोफी लिखने के बाद ये ऊपर वाला कॉमा ऐसे ब्रैकेट में लगे कि ऊपर है, ठीक है, यानी ये ऊपर वाला कॉमा मेरे कहने का मतलब एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एस का प्रयोग नहीं किया जाता, और उसके बाद एस का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, यहाँ हो गया। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक पॉइंट और। भाई इसमें सब लोग ऐसे हैं ना जो हिंदी लिख लेते हैं। लक्ष्य, आशुतोष, यस सर, लिख लेते हैं। ओके, आशुतोष है कि चला गया है सर। है? तुम लिख लेते हो हिंदी ना? यस सर, यस सर। बड़ी मेहरबानी है। चलो हाँ, मैं क्या हाँ, क्या तो बोल रहा था, हाँ, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिएगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जिस नाउन को पजेसिव केस में रख रहे हैं वह नाउन संदर्भ के भाव के अनुसार, वह नाउन संदर्भ के भाव के अनुसार सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। संदर्भ के भाव के अनुसार सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। ऑल राइट, बोलो भाई। यस सर। ओके, सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए, ये कहानी यहाँ पे खत्म। एक पॉइंट और लेते हैं। एक हेडिंग है when to use possessive case। possessive case का प्रयोग कब करना चाहिए, ध्यान से देखिए। माई एग्जाम्पल है पेन्स, पेन में एपोस्ट्रोफी, पेन्स कैप इज मिसिंग। क्या है? मेरी पेन की कैप जो है वो गुम हो गई है ना, बोलो भाई। तो कैप है, कैप किसका? पेन का। तो आपने पोजेशन किस पे दिया? पेन पे दिया। तो पेन एक नाउन है। पेन जो नाउन है वो किसी लिविंग को शो करा कि नॉन लिविंग को? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एपोस्ट्रोफी और एस, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके किसी नॉन लिविंग नाउन पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से किसी नॉन लिविंग नाउन पे हम पोजीशन नहीं दे सकते। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग कह देते हैं ना, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, द चेयर्स लेग, CHAIR एपोस्ट्रोफी एस। तो चेयर एक नाउन है, इस पे एपोस्ट्रोफी आपने लगा करके पोजीशन में कर दिया। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। क्या टूटा हुआ है? चेयर का पैर। पैर एक नाउन है, चेयर भी एक नाउन है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी किस पे गया?
चेयर पे, और चेयर अपने आप में कैसा है? नॉन लिविंग। बोलो भाई। जी यस सर। तो ये हो गया गलत। तो कभी भी जिस नाउन पे आप एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू पोजीशन देना चाहते हैं, दैट नाउन मस्ट नॉट बी नॉन लिविंग। वो नॉन लिविंग नाउन होना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि अगर हमको कहना ही पड़े कि कुर्सी का पैर या कलम का ढक्कन का पोजीशन, तो कैसे करेंगे? बोले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका? प्रीपोजिशन ऑफ। तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, द कैप ऑफ माई पेन, द कैप ऑफ माई पेन इज मिसिंग। ठीक है। तो ऑफ के माध्यम से भी हम क्या शो करते हैं? पोजीशन और रिलेशन। ठीक है। इसी को अगर हमें कहना पड़े द चेयर्स लेग, तो हम क्या कहेंगे? द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। ठीक है। तो क्या यहाँ नोट लिखने की आवश्यकता है? जी सर। We do not put a non-living noun into possessive case we do not put a non-living noun into possessive case by adding apostrophe, apostrophe, apostrophe। और जैसे बुक में आप लोग को apostrophe का साइन मिलता है, वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है। पहले ब्रैकेट बना लिए और टॉप से लेके नीचे आ जाइए। apostrophe by adding apostrophe and s and s को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, by adding apostrophe and s to it। ठीक है। rather सेमीकोलन करके रादर कर देता हूँ, RATHER। रादर का मतलब बल्कि। रादर सच अ नाउन, इस प्रकार का नाउन जो नॉन लिविंग को शो करे। सच अ नाउन इज मेड इनटू possessive case, possessive case by use of preposition, PREPOSI, by use of preposition OF of। ठीक है। हिंदी में बोल दूं? फटाफट लिख लीजिए। कुछ बच्चे हैं जो बहुत इजी फील नहीं कर रहे हैं। हाँ लिखो बेटा। यदि कोई नाउन नॉन लिविंग थिंग को दर्शाए, थिंग मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग थिंग को दर्शाए। यदि कोई नाउन नॉन लिविंग थिंग को दर्शाए तो उस नाउन को पजेसिव केस में, लिखने के लिए, तो उस नाउन को पजेसिव केस में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी, उस नाउन को पजेसिव केस में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस का प्रयोग नहीं को हाईलाइट करिएगा, नहीं करते हैं, सेमीकोलन, बल्कि ऐसे नाउन को
पजेसिव केस में, बल्कि ऐसे नाउन को पजेसिव केस में लिखने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ को सिंगल इन्वर्टेड फॉर्म में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एकदम ठीक है भाई? यस ठीक है। अब आज थोड़ा सा मैं क्लास को ही छोड़ दूं। बोलो। जी सर। एक पॉइंट यहाँ मैं बता रहा हूँ, याद दिलाइएगा, ठीक है? यूज ऑफ, ये याद दिलाएगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा, लेक्चर शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, पहले तो यहाँ डाइजेस्ट होता है मतलब और छोटे छोटे पार्ट में बिल्कुल होता है। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस यहाँ रहता है 7 घंटे, यहाँ से विटामिन, With एनर्जी ये सब निकालता है, निकाल के तुम्हारी बॉडी में abstract प्रोवाइड कराता है, जो बाकी वेस्ट है उससे नीचे निकाल देता है। noun बाकी वेस्ट जो होगा फिर वो यहाँ and इसमें भेज देगा। ये noun of ये बड़े वाले में भेज देगा, ये बड़ी वाली ऐसे space नहीं है, बड़ी वाली ये पीछे निकल जाती है। time and weight। बड़ी वाली है, ये बड़ी वाली ऐसे ऐसे ये खाने के बाद जब पूरा सब कुछ खत्म हो गया ये इसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इस बात को समझिएगा। हमने आपको क्या लिखाया था, और बल्कि अभी जब हम हिंदी में बोल रहे थे तो बोला था कि नॉन लिविंग थिंग यानी वस्तु ना, उस वस्तु होगी, अगर कोई वस्तु है तो वस्तु की अपनी कोई फिजिकल आइडेंटिटी होगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। तो केवल नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए हम जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते पोजीशन में रखने के लिए। लेकिन बहुत से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर थिंग है तो वो दिखेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है, ओके। तो बच्चे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये बात स्पेसिफिकली बच्चों को ना पता हो, ना बताई जाए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नाउन के साथ नहीं करते। ठीक है, वो यहाँ से हम कल हमको याद दिलाएंगे, सर आपको यहाँ से लेक्चर शुरू करना है। ओके, ठीक है। आई सपोज इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hour टू टीचिंग, राइट? ओके, यस सर। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अच्छा खैर, वो मैं हो सकता है कि जो इसमें कंपाउंड नाउन वगैरह भी बचा है तो वो मैं शीट आपको भेजूंगा, उसकी हार्ड कॉपी कल निकाल लीजिएगा दोपहर तक। ओके, ताकि हम उस चीज को क्लास में समझा दें। ठीक है, ओके। और हार्ड कॉपी सब, सुनिए एक बात, हार्ड कॉपी सब लोग निकाल लीजिए। किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ करिए। हार्ड कॉपी जितना भी हमने भेजा वो निकाल लीजिए, और आज जो हम भेजेंगे ये कल सुबह तक भेजेंगे, वो कल दोपहर तक जरूर निकालिए, ताकि उसको हम क्लास में आप लोगों को बता सकें कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? ओके, यस सर। ठीक है। कहाँ गया वो आशुतोष? गया क्या? नो सर। अच्छा हाँ, तुम हो आशुतोष। तुमको अच्युत ने कोई वीडियो भेजा था किसी लड़के का जो स्टूडेंट में सिलेक्ट हुआ था? यस सर, भेजा था ना? तो कुछ नहीं करना है, वो लड़का रेगुलर क्लास किया था और क्लास में जो बता देते थे उसको वो घर पे जाके रिवाइज करता था और कुछ नहीं करता था। ठीक है, जबकि उसकी अपनी जो है राजापुर में स्टूडियो वगैरह भी है, घर का रिस्पॉन्सिबल लड़का है, बिजनेस भी देखता था। ठीक है, और उसको कितना मिला? 91 आउट ऑफ 100 ऑल इंडिया जॉब में, और उसकी 34th पोजीशन आई थी ऑल इंडिया में, सिर्फ इंग्लिश के दम पे, क्योंकि उसमें इंग्लिश ही तो होता है मेंस में 100 नंबर का। ठीक है, ये 100 नंबर का। हाँ, तो बस तुम्हें बेटा सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर क्लास करो, और क्लास में जो तुम पढ़ लेते हो उसको घर पे बैठ के समझो कि सर ने क्या समझाया है, उसको जितना हो सके अधिक से अधिक रिवाइज करो। और जो नहीं समझ में आता है तुम अलग से पूछ लेना कि सर ये पॉइंट आपने हमको बताया था, कल नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और यही बात लक्ष्य पे लागू होता है। लक्ष्य है कि चला गया? लक्ष्य, ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन। यस सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.